हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा कल के मार्केट के बारे में और पॉसिबिलिटी कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इतना बड़ा फॉल क्यों आया, क्या रीज़न है और ग्लोबल मेल्ट डाउन है क्या। क्योंकि जिस तरीके से रैली आई थी उस तरीके से लोगों को बहुत डर लग रहा है कि क्या ये रैली जिस तरीके से ऊपर हुई है उस तरीके से नीचे भी आएगा, कितना गिरेगा मार्केट, ग्लोबल मार्केट कितना गिरेगा। क्योंकि अगर आप यूएस में नैस्डैक को ट्रैक करते हैं और मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो मैंने कई दिन पहले ये कहा था जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उसी तरीके से फॉल आएगा। और 2 दिन के अंदर नैस्डैक में ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का 1200 पॉइंट का फॉल आया था। तो काफ़ी बड़ा फॉल था, लोगों में काफ़ी पैनिक है। फ्राइडे को भी लोअर लेवल से बाउंस आया है, लेकिन अभी भी जो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि काफ़ी कमज़ोर है। और ये स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है या ये क्या प्रॉब्लम है या फिर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में ग्लोबल टॉक्स चल रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर कि यार हम तो फंस गए ऊपर, लेके अब क्या होगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप फैक्टर है। 20% एटलीस्ट ट्रंप प्रीमियम मैं कहता हूँ इस मार्केट में है। और वो अगर ट्रंप हारता है तो उसका वो 20% प्रीमियम साफ होगा। अब 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या फिर इलेक्शन के पहले मार्केट गिर जाएगा और फिर इलेक्शन के आसपास आते आते जब लगेगा कि जो बाइडन जीतने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेट्स के रहते भी काफ़ी अच्छा मार्केट करता है। 2008 के बाद जो रिसेशन था उससे निकालने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो डेमोक्रेट्स के रहते भी मार्केट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक ट्रंप फैक्टर था, क्योंकि ट्रंप मार्केट को गिरने नहीं देता है, वो उठाता रहता है। तो उसके कारण मार्केट में एक बहुत बड़ा एक कुशन मिल रहा था लोगों को कि यार गिरेगा नहीं, टेंशन मत लो, ट्रंप है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और यही रीज़न है कि मार्केट में बाइंग आ रही थी। लेकिन अगर ट्रंप हारता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी जो एबंडेंट लिक्विडिटी है फेड ने जो पुश की है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो डाली है, उसके कारण इमर्जिंग मार्केट में पैसा आ रहा है। और इमर्जिंग मार्केट में जो पैसा आ रहा है उसका थोड़ा बहुत जो पीस है वो हमारे पास आ रहा है, जिसके कारण हमारा मार्केट इतना ऊपर आ गया। तो अब देखना ये है कि क्या हम यहाँ पे सस्टेन करेंगे, यहाँ से और नीचे जाएंगे। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य बहुत सारे वीडियोस में लेकर आता हूँ जो आपको मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉफिट के फ़ोटो हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सीखें ना सीखें लेकिन प्रॉफिट देख के लोगों को जोश आता है तो वो भी हैं। साइकोलॉजिकली अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो मार्केट में आप पैसे बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं STL लाइव आता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे लास्ट मेरा जो लाइव किया था उसका थंबनेल आप देखेंगे 26,000 से 26,500 क्या सितंबर में जा सकता है। बहुत सारे लोग महान, जिनको मैं कहता हूँ चपड़ गंजू, वो लोग क्या करते हैं, थंबनेल देख के पता लगा लेते हैं वीडियो के अंदर क्या है। जैसे महाभारत में संजय था जिसको बैठे बैठे पता चल जाता था युद्ध में क्या हो रहा है। तो आज के समय में भी कुछ लोग संजय हैं जो ऊपर का थंबनेल देख के वीडियो बता देते हैं वीडियो में क्या है। तो उन महान मूर्खों जैसे मत बनिए, समझदार बनिए। वीडियो के अंदर जाइए, वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसा नहीं था जो थंबनेल में लिखा है। तो आप जाइए, देखिए, समझ में आएगा। और कहीं भी आपको कोई मिले जो थंबनेल देख के बातें करे तो समझ जाइए उसका क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चपड़ गंजू। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अब ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो US 30 जो है 290 पॉइंट्स नीचे है। US टेक 260 पॉइंट नीचे है। एक टाइम पे ये 600 पॉइंट नीचे था, 600 पॉइंट नीचे था। तो काफ़ी वीकनेस है, अभी भी वीकनेस है, ऐसा नहीं वीकनेस कम हो गई है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा रिलीफ रैली आए। अब थोड़ा सा रिलीफ रैली जो आएगी उसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक साइन दे सकता हूँ कि अगर बाउंस मिलता है 2 से 3% का तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और उसको हम तुरंत सेल नहीं करेंगे, उसको हम ट्यूसडे तक में सेल करेंगे, मंडे को नहीं। मंडे को जो रिलीफ रैली आएगी शायद वो सस्टेन करे, ट्यूसडे को एक और कोशिश हो, लेकिन फिर वेडनेसडे को जो लोग ये रैली को ऊपर लेके गए हैं अगर वो नहीं ले जा पाएंगे तो फिर से वहाँ पे फेलियर आएगा और उस फेलियर में हमें सेल करना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है मंडे से भी गिर जाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि रिलीफ रैली अगर आती है तो उसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट इज नॉट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग कि किधर जाएगा, किधर भी जाने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बता भी नहीं सकते किधर जाएगा। लेकिन अगर हमारे हिसाब से चलेगा तो हम क्या गेम प्लान बनाएंगे। एक ट्रेडर सिर्फ गेम प्लान डिसाइड कर सकता है, मार्केट का प्रेडिक्शन और डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। वो सिर्फ ये बोलता है ऊपर अगर जाने लगा तो मैं क्या करूंगा, अगर नीचे जाने लगा इस लेवल से तो मैं क्या करूंगा। एक्शन हम डिसाइड करते हैं। तो जो समझदार ट्रेडर है वो एक्शन की बात करते हैं, जो मूर्ख ट्रेडर हैं वो प्रेडिक्शन की बात करते हैं। लोगों के प्रेडिक्शन पे उनको टांग खींचते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मिस्टर होला, जो बीबी की वाइन्स में रहते हैं। आया समझ में? तो उस टाइप के जो आदमी दिखे उनका नया नाम है मिस्टर होला। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत ही बेहतरीन डोजी बना है, नान चाकू की तरह दिख रहा होगा आपको। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं, इसको डोजी कहते हैं, बहुत बड़ा, लेकिन सेंटर का जो हिस्सा है वो भी बहुत बड़ा है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि एक ये कैंडल था, दूसरा कैंडल था और तीसरा एक ग्रीन कैंडल था।
3 कैंडल एक के ऊपर एक, नो ओवरलैपिंग, ये एक साइन है फोमो का फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग चेस कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते से चेस कर रहे हैं, और जब ये पलटेगा तो आप देखिए तीनों कैंडल को लपेट के उसके नीचे तक आया। आप देख सकते हैं 11,140। तो 11,140 नैस्डैक फ्यूचर्स में अगर आप ट्रैक करेंगे तो ये है सपोर्ट। अब ये सपोर्ट अगर टूटा तो फ्राइडे को यहाँ से बाउंस आया है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटा तो आपका अगला जो लेवल आएगा वो काफ़ी नीचे तक आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ तक आ सकते हैं 10,300। तो पैनिक भी बढ़ेगा और बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। तो आपको समझना है आपको कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा था। लोग यहाँ पे पहले वीक चेस किए, दूसरे वीक चेस किए, तीसरे वीक जो चेस करने वाले लोग थे वो पागल हो गए, क्योंकि वो हैं एमेच्योर ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स होते हैं जिनको लगता है मार्केट सिर्फ एक तरफ ही जाता है। और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, लास्ट वीडियो जो मैंने बात की थी, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही ड्रॉ करके दिया था कि यहाँ पे आपको एक क्या बनेगा, आपको बनेगा एक मंदिर, इस टाइप का एक शेप बनेगा और इस शेप में ही मार्केट गिरेगा। वही हुआ, एग्जैक्टली वही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली था, लेकिन अगर आप डेली में देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा किस टाइप का डैमेज किया है इसने। जो ये कैंडल बना है, इस टाइप के कैंडल बना करते थे इस एरिया में। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैंडल जो बने हैं, 2 कैंडल, सिर्फ 2 कैंडल में 12,400 से हम आ गए हैं 11,100। ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट नैस्डैक गिरा है सिर्फ 2 दिन में। 1,300 पॉइंट, ये छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन जिसको छोटी चीज़ लगे तो वो आराम से लॉन्ग जा सकता है। लेकिन मेरा सिंपल कहना है, हम जहाँ पे बंद हुए हैं वहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म और आता है कि हो सकता है हमने एक डिप कंप्लीट किया है, लेकिन जिस तरीके का फॉल आया है इससे एक और फॉल आएगा अगले बाउंस के बाद। तो मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस अगर आपको मिलता है 11,700 800 के आसपास, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी मंडे ट्यूसडे के लिए। जब भी आता है उस लेवल पे, वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तलाश करना है। तो ये नैस्डैक में बहुत ही बड़ा एक रिवर्सल टाइप का फॉर्मेट है, आप इसको कह सकते हैं। हमारे मार्केट में ऑलरेडी निफ्टी ने दिया था उस दिन जब न्यूज़ आया था। अगर आप हमारे चैनल पे हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य टेलीग्राम में, तो मैंने अपडेट किया था जब टीवी चैनल वाले 12,000 की बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने अपडेट किया था कि बहुत बड़ा न्यूज़ है, इंडिया चाइना का टेंशन है, आप वहाँ पे एग्जिट करो। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैंडल बना था। तो इंडिया में ये कैंडल 2 दिन पहले बन गया, यूएस में ये कैंडल बना है इस हफ्ते। अब शेप दोनों का सेम है, दोनों का प्रॉपर्टी है, दोनों का गिरने का हिसाब भी सेम है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम इस एरिया में ये जो सपोर्ट है इसको हम रिस्पेक्ट करें, एक बाउंस दें, छोटा सा बाउंस आ सकता है यहाँ पे 11,450 तक का, और उसके बाद शायद 500 तक का भी बाउंस आ जाए। लेकिन हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है 11,550। 11,550 आते आते अगर मिल जाए आपको लेवल, ये बढ़िया सेलिंग का एरिया हो जाएगा। और लोअर लेवल पे अगर हम नेगेटिव जाते ही रहे, यूएस मार्केट अभी किस तरीके से मंडे को खुलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये नीचे जाता रहा तो इस लेवल के ब्रेक होते ही, 290 के लेवल को ब्रेक होते ही हम ब्रेक डाउन करेंगे, और जो पहला टारगेट बनेगा आपका वो बनेगा 11,000 के आसपास, 11,050 11,060 के आसपास, और उसके बाद जो होगा 10,900 का। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का बड़ा फॉल आया है, जिस तरीके का बड़ा नेगेटिव कैंडल बनाया है, तो पुश हो सकता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आते आते हो सकता है हमें सपोर्ट अच्छा खासा मिलने लगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको किस तरीके से गेम प्लान करना है। अगर कल बाउंस आने लगे तो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, 550 तक भी आ सकता है। पहला है 440, 11,440, दूसरा टारगेट है 550। अगर 440 क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से गिरने लगा, तो वहाँ शॉर्ट करिए, आपको 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। और अगर लगा कि यार नहीं ये गिर नहीं रहा है, तो 550 तक भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप बोलते हैं क्या ये रिवर्सल है, लग रहा है रिवर्सल है, लेकिन रिवर्सल कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। आप देखेंगे ऐसे जाके सीधे नहीं गिरेगा, जब ये जाएगा तो ये रुक रुक के जाएगा, और जब गिरेगा तो ये रुक रुक के गिरेगा। तो ये जो है कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपको ब्रेकडाउन की साइंस मिलेंगे, तो उन साइंस का वेट करिए, तब आप शॉर्ट करिए। ओवरऑल बाउंस पे सेल करना अच्छा ट्रेड होगा अगले हफ्ते के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि निफ्टी क्यों कमज़ोर होना चाहिए, निफ्टी यहाँ से क्यों गिरना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वॉलेटिलिटी जो है लगातार गिरती आ रही थी, आप देख सकते हैं 86 गई है, जो आज तक नहीं गई, और वहाँ से गिरते गिरते हम आ गए थे 15-16 के आसपास बनाया है हमने, लेकिन 16-17 से रिवर्सल आया है, हम गए थे 23 तक, करंटली हम हैं 22 के आसपास। तो हम अपने लोअर लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन अभी भी हमने बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे नहीं दिखाया है इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर आप विक्स देखेंगे, यूएस विक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 लेवल आ गया है, ये भी 19 के आसपास था, 19 से 30 का लेवल आ गया है। लेकिन फ्राइडे को एक अच्छी एक्टिविटी हुई है जो रिलीफ हो सकता है शायद बुल के लिए, कि हाई से नीचे क्लोज हुआ है। इसका जो हाई लेवल था वो ऑलमोस्ट था 38, तो 38 से नीचे काफ़ी ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का जो रिवर्सल आया है, हो सकता है ये थोड़ा रिलायबल हो।
तो फिलहाल के लिए शायद पैनिक खत्म हो रहा हो, लेकिन इस पे नज़र रखिए, अगर वॉलेटिलिटी फिर से 35, 36, 37 जाने लगी तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ये आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में पैनिक बढ़ रहा है। तो यूएस विक्स अभी भी डेंजर लेवल पे है, इंडियन विक्स में अभी भी पैनिक नहीं दिख रहा है। हो सकता है इसमें पैनिक नहीं दिख रहा है लेकिन पैनिक आ जाए। तो अगर पैनिक इसमें आता है तो आपको बहुत बड़ा सेल ऑफ इंडियन मार्केट्स में दिख सकता है, क्योंकि अब रीज़न की बात करते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे एफआईआई का अच्छा खासा फ्लो था पिछले महीने, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। एफआईआई ने खूब पैसा डाला, डीआईआईज़ और लोकल लोगों ने भी यहाँ पे बेचा है। और अगर आप देखेंगे इस महीने सितंबर में, तो सितंबर में भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। ओवरऑल एफआईआई अभी बाइंग करना बंद कर दिए हैं और डीआईआई ऑलरेडी बाय नहीं कर रहे थे। तो ये रीज़न है कि मार्केट को सपोर्ट करने वाले जो फोर्सेज हैं वो पैसा नहीं डाल रहे हैं और इसीलिए हमारा मार्केट यहाँ से गिरा। अब ये गिर तो गया, लेकिन क्या यहाँ से और गिरेगा? तो अब इसके बारे में कुछ फंडामेंटल्स बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। तो निफ्टी 50 का जो अर्निंग पर शेयर है राइट नाउ, ये ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स लो पे है। 8 साल पहले जो अपना ईपीएस होता था, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मार्केट को सस्टेन करने के लिए। हमारा ईपीएस हाई पे चल रहा था, आप देख सकते हैं हमारा मार्केट भी 12,400 पे चल रहा था। तो ईपीएस जो था हमारा ऑलमोस्ट 444 चल रहा था, जो करंटली आ चुका है हाई से ऑलमोस्ट 353। तो काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है, ऑलमोस्ट 25% डाउन है ईपीएस। 25% ईपीएस को बढ़ाने में कम से कम 2-3 साल लगते हैं, लेकिन गिरने में इसको लगे सिर्फ कुछ महीने। तो ईपीएस हमारा आज करीब 2013-14 के लेवल पे है, जो कि बहुत वीक है। जब तक ईपीएस में सुधार नहीं होगा तब तक हमें ये मार्केट सस्टेनेबली ऊपर नहीं दिखेगा। अगर कोई बोलता है ये मार्केट ऊपर जाता जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी है, क्योंकि नए लोग पैसा डाल रहे हैं, नहीं। अल्टीमेटली नए लोग पैसा डालेंगे, बड़े लोग पैसा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े लोग पैसा तब तक नहीं लगाएंगे जब तक इसमें सुधार नहीं होता। अब हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं। दूसरी चीज़ है पीई। बहुत सारे लोग ये टर्म सुने होंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निफ्टी 50 का है वो ऑल टाइम हाई पे है, 32-33 जा रहा है। अब 32-33 पे आपकी किसकी हिम्मत होगी लेने की? इससे पहले जो हाई था आप देख सकते हैं यहाँ पे 29.5 था, फिर उसके बाद कोरोना के पहले 28.5 था और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्रैश आया तो 18 तक गया। अभी 18 से हम 33 पे आ गए हैं। 33-32 पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अर्निंग में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ईपीएस ऑलरेडी पिटा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। जब तक अर्निंग में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ईपीएस अपना नॉर्मलाइज होकर 27-28 नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता अपना मार्केट सस्टेनेबली अपसाइड दिखाएगा। तब तक आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी। यूएस मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि 3 नवंबर को इलेक्शन है, 3 नवंबर को, और उस पर सबकी नज़र है। तो इस पर आप नज़र रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर है जिसके कारण मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नहीं करेगा। और अगर यहाँ से मार्केट गिरने लगे तो पी रेशियो आपको गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन वो पी रेशियो कहाँ पे आके रुकना चाहिए हम नहीं कह सकते। 27 पे आएगा या 29 पे आएगा या उससे भी नीचे आएगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगले जो 6 महीने में अर्निंग्स आएंगी, कंपनी की परफॉर्मेंस आएगी, उसके बेस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा लेवल सूटेबल है जहाँ पे मार्केट कंफर्टेबली रुक सकता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर मैंने बात की आपको निफ्टी 50 के बारे में। अब बैंक निफ्टी में भी फॉल जो आया है, तो क्या बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? मेरे हिसाब से इसमें कुछ ग्रीन शूट्स हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने बनाया था आपको कुछ दिन पहले और इसमें आपने देखा भी होगा, मैंने एग्जैक्टली ये लाइंस बनाई हुई है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो पहले लेवल की बात की थी, ये लाइन बनाई थी 23,000 की, और 23,000 पे मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर किसी ने फॉलो किया है तो डेफिनेटली उसको पैसा बना होगा। खुशी इस बात की होती है कि बहुत सारे गुरु लोग, बहुत सारे लोग जो लोगों को गाइड करते हैं वो भी हमारे यहाँ से गाइडेंस लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी खुशी होती है कि चलो ठीक है, लोगों तक सही नॉलेज तो पहुँचा रहे हैं, भले नकल करके पहुँचा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेम चार्ट, सेम ट्रैजेक्टरी, सेम चीज़ें, सेम बातें आपको आजकल सुनाई देंगी काफ़ी चैनल से। तो ये काफ़ी खुशी होती है देख के कि सबसे पहले बोल के क्रिटिसिज्म तो मिलता है, लेकिन बाद में दुनिया उसी को फॉलो करती है। तो यहाँ पे 23,000 के बाद जो अगला लेवल है आपको 22,400 तक का मिल सकता है। लेकिन राइट नाउ 23,000 से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट, और अगर इससे सफल हुआ तो कहाँ तक का अपसाइड आ सकता है? अपसाइड हमारा आ सकता है 23,600 के आसपास तक का अपसाइड आ सकता है। तो यहाँ पे मैं एग्रेसिवली शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। उसका सिंपल रीज़न है कि यूएस मार्केट में जब फ्राइडे को बहुत बड़ा फॉल आया था तो बैंकिंग सेक्टर में फॉल नहीं आया था, बैंक्स ने रैली की थी। तो ये दिखा रहा है कि अब शायद ये फॉल नहीं है, ये पैसा जो है घूमेगा, आईटी से निकलेगा, जो भी स्टॉक्स भागे हैं उनसे निकलेगा और ये उन सेक्टर्स में जाएगा जो पिटे हुए हैं। क्योंकि अगर वैक्सीन आती है, चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो वो स्टॉक्स जो पिटे हुए हैं उनमें इंप्रूवमेंट आएगा और बैंकिंग उनमें से एक हो सकता है। तो बैंकिंग से थोड़ा सेलिंग करने से बचिएगा,
मंडे ट्यूसडे को देखिए, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है फिर से दोबारा से हम लो तोड़ते हैं तो हम चले जाएंगे 22,300 400, लेकिन किसी भी केस में अगर 23,150 के ऊपर हम आने लगे तो 600 तक का बड़ा रिवर्सल और बहुत शार्प रिवर्सल भी आ सकता है। दूसरी चीज़ है, इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन थी उसके बीच में थोड़ा डिस्कशंस हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर की बातें हुई हैं, तो वो भी थोड़ा सपोर्ट करेगी मार्केट को। तो दोनों हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक और जो भी आपका निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स है जिनमें अभी तक बाइंग नहीं आई थी उनमें बाइंग आएगी, और जो ओवर बॉट स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट आपको दिखेगा। ओवरऑल यहाँ पे मैं सेलिंग करने की सलाह तुरंत नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा अगर आपको लेवल मिले 23,800 900 के, वो एरिया सेलिंग के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे बीच में कहीं पे सेल करने में आप ट्रैप हो सकते हैं। 23,660 से पहले तो सेलिंग का कोई चांस नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ें नज़र रखिएगा कि यूएस फ्यूचर किस तरीके से बिहेव करते हैं, वहाँ पे फंड रोटेशन हो रहा है, कोई सेल ऑफ नहीं है। सेल ऑफ दिख क्यों रहा है? क्योंकि जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के कारण जिन स्टॉक्स में बाइंग आई थी उन स्टॉक से पैसा निकल रहा है, और वो स्टॉक्स काफ़ी बड़े हो गए थे जैसे एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तो इनसे जब पैसा जा रहा है तो इंडेक्स गिर रहा है। लेकिन ये कोई पैनिक नहीं है, वैक्सीन आना तो अच्छी खबर है। तो मेरे हिसाब से सेंटिमेंटली अगर आप बोलेंगे तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये फंड फ्लो का जो रीजगलिंग हो रही है इसके कारण मार्केट गिर रहे हैं। और इंडिया में जो था वो टेंशन था चाइना का, अगर चाइना के साथ टेंशन थोड़ा डिफ्यूज़ होता है, कम होता है, तो हमारा मार्केट स्ट्रांगली बाउंस भी कर सकता है। और यूएस फ्यूचर पे नज़र रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स ये होंगे, निफ्टी के लेवल्स ये होंगे। क्या ये क्रैश था? क्रैश नहीं था, ये फंड रोटेशन के कारण इतना बड़ा फॉल आया था ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन फंडामेंटली अभी भी मार्केट वीक है, और फंडामेंटल्स जब तक नहीं सुधरेंगे तो ये मार्केट सस्टेनेबल तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। 3 नवंबर पे नज़र रखिए, अगर ट्रंप हारता हुआ नजर आया तो ट्रंप का प्रीमियम मेरे हिसाब से 20% इस मार्केट में है। इलेक्शन के पहले मार्केट 20% गिर सकता है, और इलेक्शन के जस्ट पहले या इलेक्शन होते होते मार्केट फिर से एक बड़ा अपसाइड दे सकता है। तो ये ट्रेंड है जस्ट बिफोर इलेक्शन, और अगले 1-1.5-2 महीने का। पैसा लगाने के मौके आपको हमेशा मिलेंगे, बहुत जल्दबाजी मत करिए। जब मार्केट गिरे तो लगाइए, जब मार्केट उठने लगे तो देखिए कहाँ पे पैसा मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, वहाँ से पैसा अपना निकालिए। ये था मार्केट एनालिसिस, ये था इस सवाल का जवाब कि क्या ये एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्या ये बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। मेरे हिसाब से इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा भी पैसा आता है तो लिक्विडिटी काफ़ी हो जाती है मार्केट को उठाने के लिए। तो हमारा मार्केट शायद बहुत बड़ा फॉल ना दे, लेकिन इस तरीके के वोलेटाइल फॉल्स आते रहेंगे। और चाइना के साथ टेंशन सही में डिफ्यूज़ हुई है या नहीं हुई है वो भी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर वहाँ से थोड़ा रिलीफ आता है तो मार्केट में रिलीफ रैली आ सकती है। और यूएस फ्यूचर पर नज़र रखिए, क्योंकि वहाँ पर टेक सेक्टर उठेगा नहीं, लेकिन बैंक्स में अच्छी रैली आती है। तो हमारे यहाँ बैंक निफ्टी में भी एक रिलीफ आ सकता है। ओवरऑल मोरेटोरियम इशू में 10 सितंबर को हियरिंग है, जो कि एक्सपायरी का दिन है। बहुत अच्छा दिन चुना है उन लोगों ने, 1 रुपये का 100 रुपये करने के लिए और 100 रुपये का 1 रुपये करने के लिए। तो वहाँ पे आप जुआरी मत बनिएगा, प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा और संभल के ट्रेड करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो में कम से कम 6000 लाइक्स मेरे को चाहिए, तभी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं लेकर नेक्स्ट टाइम आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।